बहुत स्वागत है आप सभी का। R9 टीवी देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। मजबूरी और मुसीबत में फंसा आम आदमी सिस्टम की चक्की में ऐसा पिसता है कि जीना तक भूल जाता है। लेकिन इसी सिस्टम में कोई अधिकारी घुटन महसूस करने लगे तो क्या हो, कोई जाबाज हालातों से हार जाए तो क्या हो। इन्हीं हालात में गाजियाबाद के एसपी देहात नीरज जादौन ने अपने ही सिस्टम पर सवाल दागे हैं। अब इन उठते सवालों का जवाब कौन देगा? आम आदमी कैसे फिर एक बेहतर सिस्टम की उम्मीद कर सकता है? चर्चा आज इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। वैसे गुस्सा जहां सिस्टम के खिलाफ आम लोगों को होता है आता है, वहीं कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपने ही सिस्टम में घुट घुट कर जीने को मजबूर होते हैं, और जब उनके मन का गुबार फूटता है तो सिस्टम के मकड़जाल की सच्चाई से पर्दा उठ जाता है और जन्म होता है कई सवालों का। और उन्हीं सवालों पर आज यहां चर्चा होगी। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ चुका है, उससे आपका परिचय करा दें। वीरेंद्रनाथ भट्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। सूर्य कुमार शुक्ला जी पूर्व डीजी यूपी हमारे साथ होंगे। राजेश राय जी एक्स आईजी उत्तर प्रदेश। उमेश कुमार मित्तल पूर्व आईएएस। अनिश अंसारी साहब पूर्व आईएएस हमारे साथ होंगे। और जीएस अवाना साहब एक्स डीसीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। अमिताभ जी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे ही, अपनों पर उठ रहे सवाल। ऐसा सिस्टम जिस पर अपने सवाल उठा रहे हों, उस सिस्टम से क्या बेहतर कार्यशैली की उम्मीद की जा सकती है? अमिताभ जी प्लीज। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो मुझे लगता है ये आज होना चाहिए कि जो लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, रहे हैं अपनी सेवा काल में, वो लोग ये बताएं तो कम से कम ये सिस्टम भला क्या है। सिस्टम एक ऐसा शब्द है जिसमें भरपूर पर्देदारी है जी। हर आदमी कहता मुझे छोड़ के बाकी लोग सिस्टम में हैं, तो ये मैं जनता ये तो जाने ये सिस्टम है क्या भला, जिसके लिए एक नौजवान आईपीएस ने कहा कि अपराधियों से तो हम लड़ भी लें, लेकिन इस सिस्टम से लड़ना मुश्किल है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आज ये जरा सिस्टम डिफाइन हो जाए कि सिस्टम का मतलब क्या। अधिकारी, नेता, उद्योगपति, पत्रकार, कथाकार, चित्रकार, कौन कौन इसमें शामिल है, ये तो पता लगे ये सिस्टम है क्या भला। सिस्टम सिस्टम कह के सब लोग निकल जाते हैं, ये ठीक नहीं। इसीलिए हमने 2 आईएएस लोग भी बुलाए, क्योंकि सबकी कमान इनके हाथ में। बंजर भूमि विकास हो, मुर्गी पालन विभाग हो, मत्स्य पालन विभाग हो और चाहे गृह विभाग हो, सबके मालिक आईएएस। रक्षा विभाग के मालिक भी यही हैं, डिफेंस सेक्रेटरी भी आईएएस। हमसे भारत के एक पूर्व सेना अध्यक्ष ने एक बार कहा था कि अग्निहोत्री जी बड़ी हैरानी होती है, जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके सामने जगुआर खड़ा कर दो तो वो बता नहीं पाएंगे मुंह किधर पूंछ किधर, और वो डिफेंस सेक्रेटरी होते हमसे कहते जरा आके मिलिए दफ्तर में, ये क्या भेज दिया आपने प्रपोजल, आके बताइए। तो बोले हमको जाना पड़ता है, हेड वेट लगा के, बिल्ले लगा के, एबीएसएम पीबीएसएम के बिल्ले लगा के जाना पड़ता है। अब एबीएसएम बीबीएसएम के बिल्ले लगाने के बाद आदमी कहाँ जाके बैठ रहा है? डिफेंस सेक्रेटरी के वेटिंग रूम में। फिर सेक्रेटरी साहब घंटी बजाते हैं, हाँ बोले वो आ गए क्या आर्मी चीफ? बोले भेजो। बोले ये क्या है? क्या जिनको ये नहीं पता उनके सामने 4 तरह के गोले रख दो, वो ये नहीं बता सकते ये कौन सा गोला किस काम का है, किस में चलेगा। आप 10 तरह की राइफल रख दो, AK-47, AK-57, इनांस और जो तमाम तरह की आधुनिक राइफल्स आई हैं, वो उनके सामने आप रख दीजिए, डिफेंस सेक्रेटरी को बता नहीं पाएंगे क्या है। उनके लिए सब गुलेल, सब दुनाली के बराबर है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद है, भारत की व्यवस्था है, वही चला रहे हैं क्या जी। रेल से लेके, शिक्षा से लेके, मुर्गी पालन तक सब आईएएस चला रहे हैं। विशेषज्ञ कहां है? विशेषज्ञ तो कहीं है ही नहीं। पुलिस के कामकाज को जितना बेहतर आईपीएस समझ सकता है, उतना बेहतर आईएएस कैसे समझ लेगा? सेना के कामकाज को जितना सेना का आदमी समझ सकता है, दुख सुख को, उतना आईएएस तो नहीं समझ सकता। शुक्रवार को शिक्षा सचिव से होकर ट्रांसफर होकर आया, मंगल को बैठा आके रक्षा मंत्रालय रक्षा सचिव हो गया। एक दिन में वो सब जान गया कि पहली बार जब कश्मीर में पाकिस्तान से लोग घुसे थे तब से लेकर आज तक क्या क्या खतरा हुआ है भारत को। नहीं ना,
कल तक तो जमीन की नपाई में थे, बंजर भूमि कहां कहां भारत में कितनी। यह भी एक समस्या है इस देश में। मैंने कई बार ये बात उठाई, कई बड़े राजनेताओं से कहा, अटल जी से खुद कहा जब वो प्रधानमंत्री थे, तब मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि महाराज इस व्यवस्था को बदल दो, कम से कम कुछ मंत्रालयों में तो उसी विभाग के लोग भेजो। ये तो बड़ी कृपा हुई कि रेल में किसी तरीके से जान बच गई रेल की। वो जवाहरलाल जी के समय में कुछ ऐसा हो गया कि रेलवे वालों की जान बच गई। वहां रेलवे बोर्ड ही सर्वोच्च है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को ही आप समझ लीजिए वो सेक्रेटरी रेलवे है। तो वो तब भी जानते हैं कहां मीटर गेज है, कौन ब्रॉड गेज है, कहां की पटरी किधर खिसक रही। तो मुझे लगा कि सिस्टम को जरा समझ ले। अभी गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, कुशीनगर के आदमी पूछो सिस्टम क्या है, वो तो नहीं जानता बेचारा। वो दरोगा को जानता है क्या, वो कहता है यही संविधान है, यही पार्लियामेंट है, यही मुख्यमंत्री के लखनऊ की सरकार, यही दिल्ली की सरकार, जो दरोगा है हल्के का। और सच्ची बात यही है। बाकी सब बातें तो सेमिनार्स के विषय हैं। अब कोई गांव देहात का आदमी जहां भारत बसता है, वो प्रमुख सचिव, अवर सचिव, छोटे सचिव, बड़े सचिव कहां जानता है? मुझे तो आज तक कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं मिला जो ये जानता हो। तो ये सिस्टम समझ लें। और ये इसीलिए मैंने आज कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बुलाया कि तू मैं हो जाए, कि तेरे कार्यकाल में ज्यादा अपराध हुए कि मेरे में कम हुए। इसलिए मैंने कहा केवल उन लोगों को बुलाइए जिन्होंने सूबा चलाया है, पुलिस और पुलिस के बॉस के रूप में, या तो पुलिस के रूप में या पुलिस के बॉस के रूप में। रायबरेली में एक दुर्घटना घटी, थाने में इतना मारा कि वो मर गया नौजवान। ये अंग्रेजों का शासन काल है क्या, अंग्रेजों की व्यवस्था है क्या, ये तो देखना पड़ेगा। आगरा में जो बीभत्स कांड हुआ, 3 लोग मारे गए एक परिवार के, और उसके बाद लाश जला दी गई। लाश देखने में वो कलेजा जी को आ गया। गए थे वहां एडीजी भी, उनको चक्कर आ गया लाश देख के। ये कैसी घटनाएं घट रही हैं? और उसी के बीच में अगर कोई नौजवान ये कहता है, और वो भी दरोगा और सीयू नहीं है, आईपीएस अधिकारी है, जो परीक्षा पास करके डीजीपी आए होंगे वही परीक्षा पास करके ये नौजवान आया, कोई अंतर थोड़ी ना है। जिस परीक्षा को पास करके आदमी पुलिस कमिश्नर दिल्ली बनता, उसी परीक्षा को जीएस हवाना पास करके आए थे। ऐसा थोड़ी कि वो दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। भाग्य है, संयोग है, कोई बन गया, कोई नहीं बना, रिटायर हो गया। मुझे लगा आज इस पर चर्चा जरा कर लें, क्योंकि बहुत खदबदाहट है अंदर। और यह विषय मालूम मैं क्यों लेके आया? कम से कम 10-12 सर्विंग आईपीएस उत्तर प्रदेश के, मैं दोहरा रहा हूं, 10-12 सर्विंग आईपीएस उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि भैया बहुत सही विषय आपने रखा है और हमें आप पर भरोसा है, आप इस विषय के साथ न्याय आज जरूर करेंगे। क्या खदबदाहट बताने के लिए काफी नहीं है? 10-12 सर्विंग आईपीएस छोटी संख्या है क्या? और हम आंख मीच लें? नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, यहां के 23 करोड़ लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सुशासन के लिए, एक बेहतर जनप्रिय व्यवस्था के लिए आवाज उठाऊं, जो आवाज विपक्ष तक भी पहुंचे, सत्ता पक्ष तक भी पहुंचे, नीति निर्धारकों तक भी पहुंचे। सबसे पहले मैं आऊंगा शुक्ला जी के पास, सूर्य कुमार शुक्ला, क्योंकि मामला इनके डिपार्टमेंट का है। शुक्ला जी, बिना शाब्दिक चातुर्य के सरल भाषा में ये बताइए, जो आदमी, गांव का आदमी समझ सके, ये सिस्टम नाम की बला क्या है? सिस्टम किसको कहते हैं? आप ये समझ लीजिए 10वीं के इम्तिहान में ये सवाल आया, इसका उत्तर लिखना आपने को। ये सिस्टम ना कौन से जिन्न का नाम है, क्या बवाल है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, जरा बताइए। अग्निहोत्री जी जी जी, जी। जो इंगित किया गया है कि सिस्टम क्या है, तो उसमें
जिला लेवल पर जनता के लिए, और जिस अर्थ में ये शब्द का इस्तेमाल एसपी आरए गाजियाबाद ने किया है, वो जिले के पुलिस अधीक्षक, पूरा पुलिस विभाग और साथ में जिलाधिकारी और साथ में उनके जुड़े हुए जो प्रशासन से संबंधित लोग, जो कानून व्यवस्था का काम देखते हैं, वो सारे लोग, इसके अतिरिक्त जो शासन में बैठे हुए लोग, यानी कि सचिवालय में जो गृह विभाग के अधिकारीगण और संबंधित मुख्यमंत्री जी और जो भी इस काम को देख रहे हैं, वो सारे लोग तो सिस्टम के अंग हैं ही। डीजी पुलिस, एडीजी कानून व्यवस्था, उनका कार्यालय, वो तो इसके अंग है ही। इसके अलावा जिला लेवल पर जो अदालतें हैं, जहां पर यह मामला जाता है, सुनवाई होती है, वो जज साहबान, उनकी अदालतें, उनका स्टाफ, और साथ में जो अभियोजन विभाग होता है, जो सजा कराने का काम करता है क्राइम में, तो वो अभियोजन विभाग। और इसके अलावा बहुत से हर जिले में प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो आप जानते हैं, व्यवसायियों का प्रेशर ग्रुप, छात्रों का प्रेशर ग्रुप, वकीलों का प्रेशर ग्रुप, अध्यापकों का प्रेशर ग्रुप, और साथ में राजनीतिक लोगों का प्रेशर ग्रुप, विरोधी पार्टियों का प्रेशर ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप। ठीक है शुक्ला जी, बाकी लोगों से भी जरा समझ लूं, इसमें जुडिशरी और ये सारे प्रेशर ग्रुप। रुको महाराज, रुको, इसमें जुडिशरी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। नीरज यादव ने जिस बात की ओर इशारा किया, जिसके लिए आज हम बहस लेके आए, जुडिशरी को शामिल कर लेंगे तो बहस डाइल्यूट हो जाएगी और सारा ठीकरा उधर फूट जाएगा। वो किसी दिन अलग बहस लाएंगे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, आज नहीं। आज तो इतनी बात करें पुलिस और पुलिस के जो रिमोट कंट्रोल चला अपने पास रखने वाले आईएएस हैं, उनकी बात करेंगे। पुलिस की बात और पुलिस का रिमोट अपने हाथ में रखने वाले आईएएस, दो ही की बात कर ले, उतना ही समझ लीजिए बहुत हो जाएगा। मित्तल साहब, आपकी समझ में सिस्टम किस चिड़िया का नाम है? देखिए, सिस्टम जो है जिससे वो अपने आप पीड़ित में है एक नीरज व्यवस्था यादव है, एक व्यवस्था है जी, जिसमें एक हायरार्की बनी हुई है, वो अपनी जगह पे है। उसके विषय में आप सब वाकिफ हैं कि वो हायरार्की क्या है, और इसमें किसी की नाक पकड़ने या किसी पे नकेल डालने जैसी कोई बात नहीं है। अगर पुलिस अधिकारी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या अन्य अधिकारी हो, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो निश्चित रूप से उस जनपद का काम अच्छा होगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो या अन्य कोई व्यवस्था की बात हो। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाना है। कोई किसी के नाक में नकेल नहीं डालता, और जहां भी नकेल डालने की कोशिश होगी वहीं पर इस व्यवस्था में ब्रेक आएगा। वहीं इस व्यवस्था में जो जनहित की बात है, उस जनहित का पर्पस जो अपेक्षा की जाती है वो सर्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी नजर में यह है कि सिस्टम में जो जिला का मुखिया होता है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो सभी अधिकारियों के साथ, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे जनपद स्तरीय हो, चाहे ब्लॉक और ग्राम स्तरीय हो, उनके साथ बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाए। ठीक है मित्र साहब, ये आदर्श स्थिति है। ठीक है, और उनके काम को आगे बढ़ा। ठीक है, ये आदर्श स्थिति है। वैसे ही आदर्श स्थिति है जैसे हमारे यहाँ हर धार्मिक कहानी के अंत में आता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो। ये वैसी आदर्श स्थिति है। चलता कोई नहीं, प्रसाद लेके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन स्थिति आदर्श है। वास्तविक स्थिति है ये, उमेश भाई। ठीक है, ये वास्तविक स्थिति है। ठीक है, हमको भी मालूम है। अरे महाराज, हमको भी जन्नत की हकीकत मालूम है, हम जानते हैं। अभी दो चार सीधी बातें बोल दूंगा तो कटुता बढ़ जाएगी। मैं बोल वो भी दूंगा, लेकिन कटुता बढ़ जाएगी। अनीस अंसारी साहब, सिस्टम तो थोड़ा समझ आ गया मेरे जैसे कम अकल वाले आदमी को भी। कुछ विद्वानों ने बताया, शुक्ला जी बोले, उमेश भाई बोले। आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि सिस्टम में एक जो मैंने 35 साल में एक व्यवस्था देखी कमी, वो ये देखी कि कोई आदमी ठीक रास्ते चले तो जो सिस्टम वाले दूसरे भाईजान लोग होते हैं वो उसमें लंगर डाल देते। लंगर जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पतंग की डोर में, है ना। लंगर डाल देते हैं और अपना नंबर बढ़ाने के लिए उसको ऐसी जगह ले जाके फंसवा देते हैं। कहते बेटा कूद जाओ, गंगा है, बाद में पता लगता है ये तो नाला था। इससे भी पीड़ित होते हैं नई उम्र के अधिकारी। पुराने अधिकारी तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनकी सेहत पर फर्क नहीं। नए अधिकारी जो 25 साल 30 साल के बीच के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन लोगों को थोड़ी समस्या होती है। अंसारी साहब,
बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों की जो हिंदुस्तान की और राज्यों की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें पुलिस के ऊपर सबसे शीर्ष स्तर पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स या कैबिनेट या मुख्यमंत्री जी, इन सबको एक ग्रुप के मान लें, इनका कंट्रोल होता है। होम मिनिस्टर आमतौर से स्टेट में कंट्रोल रखते हैं, लेकिन बहुत सालों से यूपी में होम मिनिस्टर का काम जहाँ आमतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं जी। उनके नीचे 2 टाइप के ज़िले हैं जो मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है, आपका नोएडा है। जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर सीधे डीजीपी के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को जवाबदेही करते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर ज़िले हैं, ये ऐसे ज़िले पूरे हिंदुस्तान में 53 के करीब हैं जहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम। जी जी। बाकी जो ज़िले हैं उनमें डुअल सिस्टम है कंट्रोल का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी या छोटे ज़िलों में एसपी दोनों मिल के एक आलू दौड़ करते हैं और कोशिश करते हैं क्राइम को रोकने की, खासतौर से पब्लिक डिसऑर्डर को। ये जो व्यवस्था बनाई गई है कि आईएएस के अफसर मिनिस्ट्री को हेड करें, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम की देन है। हमारे पूरा सिस्टम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, जिसमें जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो अगर असेंबली में या पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी खो दे तो उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि पता है कि मेजॉरिटी परमानेंट नहीं है, इसलिए एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत होती है। जो ब्रिटिश सिस्टम है उसी को हम लोगों ने इख्तियार किया है। अमेरिका में थोड़ा मुख्तलिफ सिस्टम है। अमेरिका में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए होता है, चाहे उसकी मेजॉरिटी रहे या न रहे उसमें, और इस वजह से वहाँ सारी ब्यूरोक्रेसी टॉप की सब बदल जाती है। जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो अपनी पसंद के अफसरों को लाता है। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है और ना हो सकता है। अब जो ये कहना कि आईएएस वाले नॉलेजेबल है कि नहीं, देखिए ऐसा होता है कि मंत्री भी नॉलेजेबल नहीं होते। आज मंत्री इलेक्ट होकर आ गए तो कोई डिफेंस की सारी जानकारी उनको थोड़ी है, लेकिन जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो इलेक्टेड जो भी आदमी है, जो भी एमपी हैं, जो उसमें आ गए कैबिनेट में, या एमएलए है स्टेट के कैबिनेट में आ गए, तो उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उनको नॉलेज है, अस्यूम करना पड़ेगा। इसी तरह उनको मदद देने के लिए परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, ठीक है सर, फॉरेस्ट सर्विस और सेंट्रल सर्विस, ये सब आपका होती है। मंतव्य आया। अब इनके जो टेक्निकल इनपुट है, ठीक है अंसारी साहब, आएंगे जरा बाकी इनका जो, बस एक चीज कह दूं, टेक्निकल इनपुट जो होता है जी, बस एक चीज, टेक्निकल इनपुट जो होता है वो डिपार्टमेंट देता है। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हूँ तो ये नहीं कि मैं सारी चीजें एग्रीकल्चर की जानता हूँ या मुझे जानना चाहिए। पूरा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब लोग टेक्निकल इनपुट देते हैं। ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट में होगा जी। मैं एक कमेंट भट्ट साहब से ले लूं, फिर मैं अमाना साहब के पास आऊंगा और राजेश राजी के पास आऊंगा। भट्ट साहब, अखबार के अंदर के पन्नों में छोटे विज्ञापन देखे होंगे आपने, रंगीन, छोटे वाले, इतने बड़े होते हैं, जिसमें लिखा होता है एक बार मिलने, वशीकरण, नौकरी, प्रोन्नति, प्रेमिका से छुटकारा, प्रेमी का वशीकरण, फलान फलान, सब कुछ संभव है, 1100 रुपए मिले बंगाली बाबा से, फोन नंबर ये आता है ना। मतलब बंगाली बाबा मतलब सब कुछ, मास्टर ऑफ ऑल। क्या हमने आईएएस को वैसे ही बना दिया बंगाली बाबा? बोले मिले ये लिखे, कोई डिपार्टमेंट हो, बंगाली बाबा बना दिया कि मास्टर ऑफ ऑल, ये मानकर चले। भट्ट साहब देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसमें आरोप प्रत्यारोप से कोई, ये ऐसा विषय जो आज का विषय आपने तय किया है, इसमें आरोप प्रत्यारोप से कोई हल नहीं निकलने वाला है। ये एक स्थायी समस्या है। और अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूं, पंडित नेहरू ने आज़ादी के बाद कहा था कि इंडियन सिविल सर्विस इज नाइदर इंडियन नॉर सिविल, और वो उसमें आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे, उसमें रिफॉर्म चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि हमें 568 रियासतों का भारत में विलय करना है, हमको बहुत काम करना है, हमें इन्हीं लोगों से काम लेना है। जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वीपी मेनन, उन्होंने अपनी किताब में इसका बहुत विस्तार से दिया है। आज़ादी के बाद के 70 सालों में हर 10 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बने हैं, पुलिस कमीशन बने हैं। उन सब में इन सारी समस्याओं पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया है और उनकी सैकड़ों रिकमेंडेशंस हैं जो आज भी अलमारी में बंद हैं। पुलिस कमिश्नर यूपी में होना चाहिए, ये मामला पिछले 40 साल से पेंडिंग था।
अब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है जो केवल 2 जिलों में भी अपॉइंट हुए हैं। तो जो हमारा सिस्टम है वो मूलतः आज भी पूर्णतः कलेक्टर है। जैसे जिला अधिकारी आज भी रिकॉर्ड में कलेक्टर है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है टैक्स कलेक्शन से। टैक्स कलेक्शन का काम स्टैम्प रजिस्ट्रेशन का अलग है, आबकारी का अलग है, ट्रांसपोर्ट का अलग है, वैट का अलग है, जीएसटी का अलग है। लेकिन हमारा डीएम आज भी कलेक्टर है। वो क्या कलेक्ट कर रहा है ये अंसारी साहब बेहतर बताएंगे। नहीं, वो तो खुद ही केवल जानता है क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी जरूरत है। और दूसरी बात है जो आपने सिस्टम की बात कही जी, जो आपने सिस्टम की बात कही, सिस्टम में हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये तीनों को अपना अपना काम करना होगा। तो 91 में इकोनॉमी रिफॉर्म शुरू हुए, हमने इंडस्ट्री में, फाइनेंस मार्केट में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, कंपनी में, कोल में, टेलीकॉम में सैकड़ों रिफॉर्म किए। लेकिन अभी भी पिछले 30 सालों में जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म में हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े हैं। आपने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया, लेकिन रिफॉर्म्स पर आज जाना मुश्किल होगा। रिफॉर्म्स बहुत बड़ा विषय है, उस पर किसी दिन एक सूत्री बहस रखूंगा रिफॉर्म्स पर। आज तो रिफॉर्म्स पर नहीं जाऊंगा। राजेश राजी, एक सवाल आपसे ऐसा पूछ रहा हूं जिसको थोड़ा उत्तर देना आप लोगों के लिए असहज होगा, लेकिन अब मैं भी अपने ढंग का आदमी हूं इसलिए पूछूंगा जरूर। मेरी समझ कहती है ये जो नीरज जादौन जैसे नौजवान आईएएस या आईपीएस जो बच्चे आते हैं, ये जब पहला झटका इनका सो कॉल्ड सिस्टम से पड़ता है, पहला मुकाबला एनकाउंटर, तो इनका सब सपना टूट सा जाता है। इनको लगता है कि या खुदाया है, घर के अंदर घुसने पता लगा कैसा घर है, इसी में 60 साल जीना मरना है, यहां तो कुछ अच्छा करने की आजादी ही नहीं होगी। क्योंकि जो पुराने घाघ बैठे हुए हैं वो सब मिलके कह देंगे अच्छी मुद्रा को, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसको होमगार्ड में भेज देंगे, भिजवा देंगे सब मिलके, कहेंगे ज्यादा होशियार आ गया, इसको होमगार्ड में भेज दो, ये नागरिक सुरक्षा में भेज दो, ये कप्तान नहीं हो सकता, ये डीजी नहीं हो सकता, आईजी नहीं हो सकता। क्या सिस्टम के बाहर की जो ताकतें हैं जो ऑफिशियली सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनके हस्तक्षेप के चलते नौजवान अधिकारी कुंठित होते हैं? राजेश राय साहब जी, आपको मैं 2 बिंदुओं पे बात करूंगा। एक बिंदु तो ये जो आपने कहा है कि जो सिस्टम के बाहर का सिस्टम है वो प्रभावित करता है कि नहीं, वो सिस्टम के बाहर का जो सिस्टम है वो प्रभावित करता है। अगर आपने अच्छा काम किया, आप चल रहे हैं, आप पॉलिटिकली आप सूट नहीं करते, थोड़ी सी आवाज ही को हो रही है, इसका आवाज ठीक करा देंगे जी, तो जो बाहर का सिस्टम है वो बाहर का सिस्टम को इफेक्ट करता है। लेकिन जिस सिस्टम की बात यहां पर आज की गई है, इन्होंने नीरज ने जिस सिस्टम की बात की है वो उनका सिस्टम अगर आप देखें तो अभी जरा समझ में नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि एक मर्डर हुआ, 4 दिन से उन्होंने अपनी टीम के साथ में पूरा अपना जी जान लगा दिया, दिन रात 24 घंटे मेहनत की, और वो अपराधियों को पकड़ नहीं पाए जो नामजद थे। और जब वो नहीं पकड़ पाए तो उन्हें निराशा इस बात की हुई कि ये हमको नहीं पकड़ पाए, और ये सिस्टम का फायदा उठा करके न्यायालय के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, ये सिस्टम गड़बड़ है। तो 3 ने दिल्ली में कर दिया, 1 ने गाजियाबाद में कर दिया। तो उनको ये सिस्टम थोड़ा सा अपने फेवरेबल नहीं लगा। अगर इनको हम पकड़ लेते तो इनसे हम पूछताछ करते, पूछताछ करके हम नई नई चीजें निकालते और इनको हम कायदे से कानून का अपना, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये भाव है कि जैसे हम सब कुछ है। नहीं, न्यायालय है, न्यायिक प्रक्रिया है। लोगों को आज रिया को रोज बुला रही है सीबीआई, पकड़ के उनको बंद नहीं कर रही है। न्यायालय है, न्यायालय के नियम है, न्यायालय को उसको पालन करना पड़ता है। और अगर सिस्टम से निराश भी हो गए अगर नीरज, तो उनके सामने अभी ये विकल्प थे। अगर वो न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण उन्होंने कर लिया है तो अभी भी जो उनके विवेचक हैं, जो टीम है, जो सिस्टम है, ठीक है, जिस सिस्टम के वो खुद भी राजेश राय जी, ठीक है,
आपने अपनी बात वो रखी। जी, ठीक, टीम न्यायालय ठीक से है, ठीक है, ठीक न्यायालय है। से जी हाँ, न्यायालय में रिमांड जाएगा, लेकर मामला के आएगा, ठीक है। उनसे- मैं हवाना साहब के पास चलूंगा एक वो टिप्पणी कर करके। सकते हैं उस ठीक चीज है, को, वो जो उस बात चीज को कर राजेश सकते राय हैं। कह रहे हैं ना, उसमें एक बात उन्होंने भूलवश छोड़ दी या जानबूझ के छोड़ दी। खिन्नता इस बात की लेकर नहीं है, खिन्नता इस बात को लेकर है कि मैं गर्दन भी जानता था, मेरा हाथ भी गर्दन तक था, फिर अचानक मुझसे कह दिया गया हाथ हटा लो, इनको जाने नहीं दो हुआ अदालत। इसमें। लड़ाई वहां की है, इसलिए गोल मोल बात मत करो कोई। नहीं, वो अभी ये बात अरे अभी तक हमको नहीं आई मालूम है यार राजेश राय जी, नहीं, कहाँ नहीं, की जो हमें- लिपा पोते में पड़े हो, छोड़ो ना। नहीं, अगर जो हाँ। अभी तक हम लोगों को मालूम है, अरे उसमें हम ये तो बात बता नहीं रहे आई हैं है। महाराज, लड़ाई किस बात की है, हाँ, लड़ाई अगर से बात आपको की ये क्या, मालूम ठीक है, है। तब अरे हो भाई सकता है, रुको, तब हम अवाना आपकी साहब, बात मान लेंगे। अवाना साहब, जो फेस टू फेस इंटरवेंशन होते हैं बिना कागज के, मेरी बात समझ लीजिएगा फिर उत्तर दीजिएगा, आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है भारतीय पुलिस सेवा में। जो फेस टू फेस इंटरवेंशन होते हैं सिस्टम में, या जो टेलीफोनिक या एसएमएस के जरिए इंटरवेंशन हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, कभी भी जिन की तरह से कोई मैसेज प्रकट हो जाता है, डू दिस या डोंट डू दिस, व्हाट द हेल, क्या अधिकारी तब क्या करे, फाइल पर नहीं लिख रहा सिस्टम उसको बुला कह रहा है कि अवाना साहब ज्यादा तेज चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं, जाइए। उसमें क्या करे आदमी, मसला यहां का है, बाकी कुछ नहीं। जी अग्निहोत्री जी पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये विषय लिया। मैंने जी। अपने पूरे जीवन में इस तरह का विषय कि जिसमें बुलाया हो जी और डिस्कस करने के लिए, वो पहली बार मैं सुन रहा हूं। दूसरी बात, आपने व्यवस्था की जो बात कही है, सही बात यह है कि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसको हम व्यवस्था कह रहे हैं वो किताबों में लिखी है, वो अलग चीज़ है, वो रूल्स है, वो अलग चीज़ है। और व्यवस्था ये है कि जो सुपीरियर कहता है, और डिस्ट्रिक्ट में जो सुपीरियर है वो आईएएस ऑफिसर है। क्या मजाल है एसपी की कि आईएएस ऑफिसर के खिलाफ चला जाए? कैसी बातें करते हैं। हाँ, मैं इससे उसकी सहमत कोई नहीं मजाल नहीं अरे है। रुको, उनकी बात आने दो हाँ, भाई, जब उसकी- आप बोल रहे थे हाँ, तो चुप कोई रहो। मजाल नहीं है कि वो चला जाए, वो चला जाए उसके खिलाफ। अगर वो जाएगा उस व्यवस्था से तो बाहर जाएगा। और इसी वजह से ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की बात है। कोऑर्डिनेशन बराबर के लोगों में होता है, कोऑर्डिनेशन सीनियर और जूनियर में नहीं होता है। सीनियर आदेश करता है, जूनियर को मानना होता है। ये प्रैक्टिकल है और सही बात है। जी तो इसमें जो भी एक हो रहा है, एक जूनियर आदमी आ जाता है, एक बड़ा सीनियर मैच्योर आदमी बैठा रहता है। आज कमिश्नर सिस्टम की बात की नोएडा की, नोएडा में उतने ही एरिया को एक जूनियर आईएएस ऑफिसर हैंडल करता है और उतने ही एरिया को एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैंडल कर रहा है, और दोनों का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। जो आईएएस ऑफिसर है उसको डीसीपी लेवल पे नहीं रखा गया है, एसपी लेवल पे नहीं रखा गया है। एक तरफ आपका आईजी और एडिशनल डीजी है और दूसरी तरफ आपके डीएम है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये विसंगति है, ये मैं देख रहा हूं, और इसके कई व्यावहारिक असुविधाएं होती, मैं ये भी देख रहा हूं। एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक बात कह के जाऊं, मैं तो प्रैक्टिकल बातें ज्यादा बोलता हूं, किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं। किताब पढ़ने वाले तो यहाँ दो लोग ज्यादा, अनीस भाई हैं, उमेश जी हैं और भट्ट साहब हैं, इन लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी, मैं तो पढ़ना नहीं उतनी। बिना नाम लिए एक बात कहता हूं, कुछ लोग समझ जाएंगे, वो बाकी को समझा देंगे। 20-25 साल पुरानी घटना है, एक थोड़ा सा संकेत दे दे। शुक्ला नाम उपनाम वाले एक बहुत चर्चित आईपीएस थे, राजेश राय सुन लो। उनको किसी ने फोन किया, वो उनकी आवाज, उनकी खता ये थी शुक्ला जी की, वो उनका आवाज नहीं पहचान पाए। क्या? तो उन्होंने उनका अभिनंदन कर दिया फोन पर। क्या? कहा तुम रहने लायक नहीं भाई, पगला गए हो क्या? किस गांव से आए थे? ऐसे कह के नाना प्रकार के विशेषणों से उनको नवाज दिया 5 मिनट में। 10 मिनट बाद उनके यहां मैसेज आ गया कि भाई आप हटा दिए गए। वो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के ब्लू आइड बॉय थे, उनके प्रदर्शन से चीफ मिनिस्टर बहुत खुश थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मिलने का समय मांगा, चीफ मिनिस्टर तब तक अवेयर नहीं थे, उन्होंने कहा बुला लो, वो तो अपने अच्छा लड़का है, अच्छा काम कर रहा है।
जब तक वो आए तब तक चीफ मिनिस्टर को मैसेज हो गया था कि उनको हटा दिया गया, और इस कारण से जब वो चीफ मिनिस्टर से मिलने गए तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तुम्हारे काम से कोई शिकायत नहीं, तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा, मेहनती हो, ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो, लेकिन तुमको उनकी आवाज तो पहचाननी चाहिए थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुमको जाना होगा। समझ गए ना, ये किताब में नहीं मिलेगा। और शो के बाद फोन कर दीजिएगा तो नाम बता दूंगा दोनों का, किसने फोन किया था और किस अधिकारी को नाप दिया गया। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर चर्चा कर लेंगे। अक्सर सिस्टम पर बात होती है, सिस्टम को लेकर सवाल होते हैं। क्या हम सिस्टम को जानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं? उसी सिस्टम को लेकर सवाल जवाब हो रहा है। सीधे चल रहा है अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। देखिए, सारी लोगों ने लिखत पढ़त की बातें कह के चीजों को डाइल्यूट कर दिया जी। मैं कह रहा हूं भारत अभी उस अवस्था में है जिसमें 25% काम लिखत पढ़त से होता है, 75% इशारों में होता है। पुराने लोग जानते होंगे, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स का त्यागपत्र इंदिरा जी के समय में धवन मांग लेते थे, आर के धवन। वो किस प्रोटोकॉल में लिखा है, किस संविधान में लिखा है? वो कहते थे बहुगुणा जी इस्तीफा दे दो, मैडम चाहती है, जाना है तुमको। यशपाल कपूर ने कमला पत्रपाठी को फोन कर दिया था कि इस्तीफा दे दो, हो गया तुम्हारा काम। धवन ही पीसी सेठी को फोन करते थे कि मध्य प्रदेश पहुंचो, तुमको सीएम बनना है। ये सिस्टम में लिखा है क्या? समस्या यहां से भी पैदा होती है। वीरेंद्र नाथ भट्ट, भारत में लिखा पढ़ी कहां होती है? भारत में तो इशारों में खेल होता है कि लिखा पढ़ी देखी है आपने कहीं? फाइल तो नीट एंड क्लीन रहती है, बिल्कुल कोरोना मुक्त। मैं यहां ये कहना नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो गाजियाबाद के एसपी साहब कह रहे हैं कि साहब उन्होंने सरेंडर कर दिया, हम अरेस्ट नहीं कर पाए। मैं केवल ना मैं गाजियाबाद के एसपी तक बहस नहीं रखना चाहता। ये विकल्प तो खुला है कि वो चाहे। अरे भाई मेरे, मैं लार्जर इशू पर बात कर रहा हूं। वो एक प्रस्थान बिंदु पर है। रिमांड की एप्लीकेशन तो मूव कर ही सकते हैं। भाई अब आप तो इसको थाने का बहस बना दोगे क्या? मैं कह रहा हूं वो एक प्रस्थान बिंदु था आज की बहस के लिए। मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था भट्ट साहब। मैं गाजियाबाद के किसी थाने पर चर्चा करने थोड़ी ना आया हूं। मैं सिस्टम के लार्जर ड्रॉबैक्स पर चर्चा करने आया था। माफ करिए, गाजियाबाद के थाने में क्या हो रहा है इस पर मेरी रुचि नहीं। मैं आया हूं ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर पर बात करने। मित्तल साहब, हम लोगों ने देखा बहुत करीब से सत्ता को, सिस्टम को। हमने देखा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स लिखते नहीं हैं। उनका अधीनस्थ आदमी जूनियर अधिकारी को फोन करके बता देता है कि साहब ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा करके भेजो। अब गला फंसता है नीचे वाले का, क्योंकि उसको लिखना है, इंक्वायरी होगी, वो फंसेगा। और नहीं करे साहब की इच्छा का पालन तो ट्रांसफर झेले। नहीं, क्या करे? कुछ कहें इस पे? जी, इसीलिए पूछ रहे हैं। जी बस 2 मिनट में एक एग्जाम्पल के साथ अपनी बात रखूंगा आपके सामने। एक जनपद में मैं तैनात था और उस समय मैं मेरी सेवा उतनी ज्यादा नहीं हुई थी, 7-8 साल की सेवा थी। सांसद जी एक हमारे आवास पर आए और हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे किसी के साथ में, और सीधे ड्राइंग रूम में उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करने पर हमको ये लगा कि भाई ये मेरा आवास है, कार्यालय नहीं है। तो मैंने उनको प्रणाम नहीं किया या नहीं कर पाया। मुझको लगा कि भाई ये तो मेरा आवास है। वो वापस चले गए बिना कुछ कहे कि अच्छा मित्तल साहब हम जा रहे हैं, वापस बाद में मिलेंगे आपसे। और उन्होंने डीएम साहब से जाके बात की। डीएम साहब ने मुझको बुला के पूछा कि भाई फला सज्जन आपके पास आए थे, मैं नाम और जिले का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी को इंगित नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा सर वो मेरा आवास है इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन मुझको इस बात में कोई गलती नजर नहीं आती। मुझको समझाया ये गया कि हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं और इस लोकतंत्र के लिए हमको ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है।
तो ये भी एक मेरे लिए ठीक बात, मैं समझा। लेसन इसी था। कुर्बानी में बेड़ा गर्क हो जाता है मित्तल साहब, मुश्किल ये। राजेश राय, सुन लीजिए ठीक है मित्तल साहब, तो समय का मैं एक बार ऐसी सबसे बात कर लूं इसी विषय ओके पर। जी। ओके राजेश राय, एक रिटायर्ड आईपीएस हमको बता रहे थे कि उन्होंने अपनी एक दौर में जब तैनाती पर रहे होंगे कहीं छोटे पद पर, अतीक अहमद को पकड़ा। बोले पकड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से तो पकड़ा, जान पे खेल के हैं, क्योंकि उसके साथ भीड़ थी। बोले पकड़ तो लिया, रिवॉल्वर भी लगा के, रिवॉल्वर लगा के पकड़ लाए। बोले आफत हो गई मेरी जान की, इतना फोन आ गया। बोले पगला गए हो क्या, नशे में हो? तो बोले हमने कहा हम 15 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, इनको मलाई खिलाओ, दावत दो, छोड़ो, जो समझ में आए तो करो। बोले भाई साहब जीना मुहाल हो गया। तब क्या करे अधिकारी? मैंने नाम लेके बता दिया। नहीं, वो जो आप बात कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूं। मैं तो पिछली बार जो है वो, क्योंकि नीरज के बारे में बोल रहा था, वो जो आप बात कह रहे हैं उसके बारे में तो जग जाहिर है, कोई लिखा पढ़ी में नहीं कहता है। ऊपर से फोन आ गया कि ये करना है, या तो करो या तैयार हो जाने के लिए बिस्तर बांधो अपना। वही कह रहा हूं। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ जी? मुजफ्फरनगर में जो है वो डीएमएसपी ने मुलजिम पकड़ के बैठा लिया और ऊपर से कहा गया कि इनको छोड़ दो। उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ पाएंगे, तो उन्होंने कहा चले आओ, और वो चले आए। वो सिस्टम तो है ही है, वो सिस्टम के बाहर का सिस्टम है, वो सबसे बड़ा सिस्टम है। उसमें तो जो उन्होंने कहा, जो आका ने कहा वही सत्य है। उस सत्य को अगर आप स्वीकार कर सकते हो तो रहो, और अगर इस बात के लिए तैयार हो कि हमको जाना है तो उस सत्य को स्वीकार मत करो, जो सही है वो करते रहो। ठीक बात, वो तो अपनी जगह सिस्टम है, ठीक उसमें बात तो है, आप ठीक बिल्कुल बात सही कह रहे हो, उसमें तो है। सहमत हूं बिल्कुल। अनीस अंसारी साहब, एक उदाहरण आपके सामने और रखता हूं। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 6 महीने तक बवाल मचा रहा पूरे पश्चिम में। 85 लोग मारे गए, हजारों हजार लोग बेघर हो गए। एक मौलाना थे उस इलाके के, उनका बड़ा वो मदरसा था, बड़ी मस्जिद थी, उनको नेम्ड किया वहां के एसएसपी ने, कलेक्टर ने, और एनएसए लगा दिया उनके लिए, एनएसए का वारंट जारी कर दिया। लेकिन चूंकि मामला सेंसिटिव था तो एकदम पुलिस नहीं भेज पा रहे थे। अचानक से उनके पास लखनऊ से मैसेज आया कि विशेष विमान पहुंच रहा है, कलेक्टर से कहो कि नहा धो के तैयार रहे, कपड़ा वपड़ा पहन के, और मौलाना साहब को लेकर तुरंत लखनऊ आए। अब कलेक्टर घूम गया बेचारा, गया मौलाना साहब पास, बोले चलो हुजूर। वो जब वहां से लौटे मिल के मुख्यमंत्री निवास से मौलाना साहब, तो वाई+ सिक्योरिटी लेके लौटे थे। तो जब मुजफ्फरनगर लैंड किए तो कप्तान ने फौरन कहा जय हिंद सर। अनीस अंसारी साहब, जब मैं मौलाना से मिला तो मौलाना ने बड़ा जोर ठाका मारा। बोले बताओ ये लोग पगला गए थे, हमको गिरफ्तार करना चाह रहे थे, क्या करे सिस्टम? देखिए, मुझे लगता है कि सिस्टम को दोष दे के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बचा नहीं सकते हैं। इसी सिस्टम में मैंने भी काम किया है। मैं ज़्यादा बखान नहीं करना चाहता, लेकिन 3-4 बड़े नाम मैं आपके सामने रख दूं, जिनके सामने लोगों की थर-थर कपकपी होती है। लेट चौधरी चरण सिंह एज प्राइम मिनिस्टर, मिसेज इंदिरा गांधी एज लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुगुणा जी एज चीफ मिनिस्टर, ज़ियाउर रहमान अंसारी एज मिनिस्टर, और मुलायम सिंह साहब एज चीफ मिनिस्टर। इनका मुझे तजुर्बा है कि कई बार, कम से कम एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे ऐसी अपेक्षाएं की जो मुझे लगा कि सिस्टम, यानी जो जीओज या गवर्नमेंट के गाइडलाइंस उसके तहत नहीं होना चाहिए। मैंने मना कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा ये सज़ा होती है कि आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, ये कोई बड़ी सज़ा नहीं है। जब फौज में आदमी जाता है दुश्मन से लड़ने सरहद पे, उसको तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन की गोली लग सकती है, मर सकता है। तो हमारे यहाँ तो कोई मौत भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा होता है आईएएस का अफसर का या आईपीएस का तो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्या हो जाता है, क़यामत आ जाती, कुछ नहीं होता। ये आपके मोरल के ऊपर है, अफसर कितना राइटियस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और कितना उसको संभालना आता है। देखिए डेमोक्रेसी में चीफ मिनिस्टर सबके ऊपर दबाव पड़ता है, सब ऐसा करा दीजिए, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो या कहीं। आपने ठीक बात कही, चीफ मिनिस्टर वाला पे हमेशा दबाव पड़ता है, मुख्तलिफ लोगों। बिल्कुल जी, अफसरों को ये चाहिए। देखिए इतनी प्रोटेक्टेड नौकरियां हैं आईएएस, सूर्य कुमार शुक्ला जी हाथ उठा रहे हैं। मैं शुक्ला जी ज्यादा प्रोटेक्शन आपको कहां मिलेगा? ठीक है, मैं शुक्ला जी के पास चलूंगा।
जो बात मैं से बस है, यही अंसारी साहब कह रहे हैं कि क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन कई बार खेमका और केएल गुप्ता बना दिया जाता है आदमी, क्या बिस्तर खोल ही नहीं पाता, तब भी क्या नौकरी कर लेगा खाक। जी बस्ती से बहराइच, बहराइच से गाजियाबाद, 75 जिले घूमता रहा, खत्म हो गया जीवन। जी अग्निहोत्री जी, जब खेमका तक हरियाणा में, यूपी में केएल गुप्ता थे, जी जब तक फुटबॉल हम बना दिए लोग जाते। ये जी जब तक हम लोग ये मान लेंगे, जब तक हम लोग ये मान लेंगे कि सब ठीक चल रहा है और ये सब चलते रहना चाहिए, तो हम आगे जनहित में और कोई बृहत्तर सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है, मैंने जो इतने दिन में देखा कि पहले 5-10 साल अधिकारी जब नया नया उत्साह में आता है, ईमानदारी में, कर्मठता में, जनसेवा में, देश प्रेम में, तो कहता है मैं गलत नहीं होने दूंगा। फिर अगले 5-10 साल जब कुछ थपेड़े खाता है तो कहता है मैं गलत नहीं करूंगा, अब मैं सबको तो नहीं ठीक कर सकता। फिर जब उसके अगले 5-10 साल बाद कहता है कि जब सब गलत कर ही रहे हैं तो मैं ही क्या करूं, जो अगर सब एक लाइन में है तो हाँ, मैं भी गंगा बह लाइन रही, में खड़ा मैं भी हो दो चार जाता बाल्टी हूं, पानी भर लूं, तो वो बाल भी लाइन बच्चों में के खड़ा लिए। हो जाता है हाँ। और वो भी गलत करने लगता है। हाँ, और फिर उसके अगले 5-10 साल जब कोई नया आता है तो उससे कहता है मैं तुम्हें नौकरी करना सिखा दूंगा, तुम जैसा कहता हूं मैं वैसा करो। और ये परंपरा बहुत सालों से चल रही है और इसका बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि मूल्यांकन प्रणाली हमारी जो एसीआर सिस्टम है वो ऊपर से नीचे को है, लेकिन नीचे से ऊपर को नहीं है। और जबकि अब आधुनिक जो प्रशासन की प्रणालियां हैं उनमें यह है कि नीचे वाला भी ऊपर के बारे में टिप्पणी दे और ऊपर वाला भी नीचे के बारे में टिप्पणी दे और एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन भी हो, तब उस मूल्यांकन बहुत के अच्छी बात आधार कही सूर्य पर भाई ने, बड़ी अच्छी प्रमोशन बात कही किए जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण अन्यथा बात प्रमोशन के कही, मसला लालच यहाँ में, भी है। पोस्टिंग के लालच में। ठीक है, अब सूर्य भाई जी सवाना साहब के पास चलूंगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी ने बड़ी ही मतलब दुखती रग पे हाथ रखा है। भाई जब हमारा रिजल्ट आपके हाथ में है तो हम क्या खा के आपको संविधान की कॉपी भेंट करेंगे कि देखिए जी कानून तो ऐसा अनुमति नहीं देता। अरे अधिकारी कहेगा कर रहे हो कि तुमको हटाऊं, बिल्कुल हौजकाज से हटा के तुमको भेज दूंगा भजनपुरा, वहीं डीसीपी रहना, सही बात तब है। क्या करेंगे? और अग्निहोत्री जी जो एसीआर की बात कही सूर्या जी ने, वो बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही निकम्मा अधिकारी वो अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन सबकी एसीआर खराब कर देता है और उसका सीनियर उसकी कर देता है, तो वो तो ठीक है। पर जिसका वो बिगाड़ के गया, नीचे जो अच्छे अधिकारी थे वो भी तो उसमें पिस गए, उनका क्या हुआ? वो बेचारे रहते हैं और आगे उसको पता है ऊपर के बेकार लोग हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में बिल्कुल चलता है, ऊपर की डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन मौखिक होती है या किसी एक ऐसे आदमी के जरिए होती है जो उसका खास माना जाता है और सबको करना होता है, अगर करे नहीं तो जाए। और पुलिस अफसर के ऊपर लास्ट में तो कोई और अधिकारी बैठा है, वो तो नॉन आईपीएस ऑफिसर बैठा हुआ है जो ट्रांसफ़र कर रहा है, वो तो आईपीएस नहीं है, जिसको पता नहीं है उस पूरे डिपार्टमेंट का, और पर वो एक्सपर्ट माना जाएगा जो ऊपर बैठा हुआ है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि नीचे से जो जा रहे हैं वही जो है पुलिस का सेक्रेटरी बने जी। ऐसी। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा वीरेंद्र भट्ट की, पहले सवाल सामने रख दूं। वीरेंद्र भट्ट जी, मेरा सवाल कतई सिद्धांतिक नहीं, इसलिए आप सिद्धांत में मत जाइएगा कि कोई आप किसी कमीशन की रिपोर्ट पर हम चर्चा करें। बड़ी प्रैक्टिकल बात जिससे जनता रोज रूबरू हो रही है उतनी पे बात करेंगे। हमने ये महसूस किया कप्तान के आदेश थाना अध्यक्षों को, नंबर 2 वाले आदेश, नंबर 1 वाले तो कप्तान खुद लिखता है और चौड़े से दस्तखत करता है, हरी स्याही से पूरा लंबा, और मुहर भी लगाता है। जो गुडी गुडी वाले होते हैं जिनमें बाकी व्यवस्थाएं सन्निहित होती हैं, वो उनका रीडर देता है, ऐसो मोहम्मदाबाद ऐसा सुनो, ऐसो भोगांव ऐसा करो, ऐसो सोरेक ऐसा करो, ठीक, लिखा पढ़ी में नहीं बोलता। कलेक्टर साहब का पेशकार, मंत्री जी का पीए, मुश्किल यहां पर ही इनकी हायरार्की कहां डिफाइन है और इनका क्या करें? भट्ट साहब। अब देखिए, अगर मैं इसका जवाब यूपी के संदर्भ में दूं आपको, तो एक शायर ने कहा है, मुझे नाम याद नहीं है,
कि गैर मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो अब यहाँ पे तो ये हालात है यूपी में, और यही हो रहा है। ये कहा शुक्ला जी ने, बिल्कुल ठीक बात कही है। और इसका जो एंड रिजल्ट है वो हमको कुछ सालों बाद मिलता है, जब सीएजी की रिपोर्ट आती है या कोई घोटाला सामने आता है, और या पुलिस के जो मामले होते हैं फेक एनकाउंटर वगैरह के, जब उसमें कोर्ट के आदेश पर जुडिशियल इंक्वायरी होती है, अफसरों का प्रोसिक्यूशन होता है, ये मामले कुछ साल बाद खुल के आते हैं। और अल्टीमेट जो इसका सफरर है, जो इसको झेलता है, वो आम आदमी है अल्टीमेट। क्योंकि हमारे देश में आईएएस आईपीएस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। राजा है, ये आज भी राजा से कौन पूछे तुम्हारी क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो पूछे तो लटकाए, उस पर 4 मुकदमा लिखा देंगे, तब जमानत कराते कराते खेत बिक जाएगा। राज्य सरकार को आईएएस आईपीएस को केवल ट्रांसफर करने का या सस्पेंड करने का अधिकार है। राज्य सरकार को इससे अधिक कुछ करने का अधिकार नहीं है। जी ठीक है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। देखिए, मैं तो 2-3 बुनियादी बातें कहूंगा जो मेरी जनता समझेगी। जी, मैंने एक अनुभव ये भी देखा, एक उदाहरण रखता हूं, सब उससे वाकिफ हैं, अंसारी भाई भी, मित्तल साहब भी, और बाकी हमारे मित्र लोग भी, सूर्य भाई भी। एनएचआरएम घोटाला हुआ, 1 रुपया की थोक में आने वाली सिरिंज 75 रुपया लिखी गई। क्या कागज पर किसी ने आदेश नहीं दिया कि इसका 75 रेट करो? वो डिस्ट्रीब्यूटर गवाही देते देते मर गया कि भैया हमको फलनवा बुलाए थे, और ले जाके जब उनके सामने पेश कर दिया, उनने कहा हम है ना, हम दस्तखत करेंगे, तुम क्यों मर रहे हो, लिखो 75 रुपए की 1 सिरिंज, करोड़ों अंदर। वो संविधान में नहीं लिखा कहीं प्रोटोकॉल। और अनीस अंसारी साहब ने बड़ी सैद्धांतिक बातें कही, उनको मेरा प्रणाम, वो भाग्यशाली नौकरशाह है। इसी उत्तर प्रदेश में कंट्राडिक्शन करिएगा तो अब यहां तो नहीं बोलूंगा, सारे मित्र लोग हैं, मान मर्दन हो जाएगा। बहुतों को कुंडी बंद करके कमरा के फाइल पर लिखा लिया गया। सारे मेरे मित्र हैं, मुझे फोन करिएगा, मैं बता दूंगा, मैं तो बड़ा बेलोस आदमी हूं। कुंडी बंद करके, सच नहीं है क्या? ये संविधान में कहां लिखा है कि कुंडी बंद करके लिखा लो? अब मैं अंसारी साहब, अब ऐसा तो है मतलब ऐसा जवाब मैं भी दे सकता हूं कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ, आप अच्छे आदमी हैं, आपको मेरा प्रणाम, लेकिन जिनके साथ हुआ वो ठीक नहीं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आपने सबके साथ काम किया, नेहरू जी से लेके और राजीव गांधी तक सब अच्छा है, लेकिन ये बात हो रही है सिस्टम में। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, मैं कैसे आंख मीच लूं और गुडी गुडी बात कर दूं? ये नहीं ठीक है। दूसरी बात मैं कहता हूं, जो बात सूर्य कुमार शुक्ला ने कही, स्कूलों में जिसमें कोई बहुत बड़ा दांव नहीं, प्रशासनिक स्तर पर पढ़ने पढ़ाने का काम है, वहां हमने ये चेंज किया कि बच्चे भी मास्टर की रैंकिंग करेंगे। मास्टर ही बच्चों को पास फेल नहीं करेगा कि ट्यूशन पढ़ने आया उसको पास कर दे, जिसने ट्यूशन का पैसा नहीं दिया उसको फेल कर दे। ये कहा बच्चा भी बताएगा कि मास्टर किसी लायक है या नहीं। सिपाही क्यों नहीं ये बताए कि दरोगा जी किस लायक है, और दरोगा ये क्यों नहीं बताए कि जो थानेदार है इन्होंने महीना कहां कहां से बांधा है, कच्ची शराब बेचने वालों से कितना, सट्टा वालों से कितना, वेश्यावृत्ति करने वालों से कितना। वो एक बार व्हाट्सएप पर चंदा जाहिर हो गया था ना, बड़ा बवाल मचा था, उसमें हिसाब लिखा था इन्हीं सबका जो मैं बोल रहा हूं। कुछ लोग पाखंड में कहेंगे नहीं देखिए इन सब बातों से हम लोगों का क्या मतलब, हम लोग तो गंगा में खड़े होके तुलसी पत्ता हाथ में लेके नौकरी करते हैं। वो लोग क्यों नहीं मूल्यांकन करें भाई? मूल्यांकन की वो व्यवस्था करा दीजिए, आधे से ज्यादा बीमारी दूर। एडीजी स्तर और आईजी स्तर के अधिकारी, अनिश साहब हमने आ पाएंगे, माफ करिए, एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी ये क्यों नहीं बताएं कि सूबे का डीजी कितने कार्यक्षम हैं? क्यों नहीं बता सकते? वो रोज उनसे वास्ता पड़ रहा है, उनसे बेहतर कौन जानेगा? सास ही बहू को नंबर देगी तो बहू बाध्य है सास की बात मानने के लिए। उचित और अनुचित का प्रश्न वहां नहीं उठता।
और जिन्होंने नहीं मानी वो कन्हैयालाल गुप्ता हो गए और खेमका हो गए, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए कहीं। अब अगर आपको किसी बड़े प्राधिकरण में रहना है, किसी मलाईदार पोस्टिंग पर रहना है, तो उसका तो रास्ता यही है, नान्या पंथा है ना, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तीसरी बात मैं कहूंगा, पटेल ने जिस वक्त भारत की सिविल सर्विसेज के लिए एक फ्रेम तैयार किया जिसको कहा गया आयरन फ्रेम, ठीक है, उस वक्त जरूरत रही होगी, रियासतों का मसला था, तमाम पेचीदगियां थी, आज नहीं है। आयरन फ्रेम क्यों? मालिक जैसा भाव क्यों? जैसे किसी कंपनी में अधिकारी होता है, सीईओ भी होता है, तो उसका एक केआरए होता है, उस पर परिणाम दे सकता है तो सीईओ रहेगा, नहीं तो हटा देगी अगली बार एजीएम। क्यों भाई, ये नियम आईएएस आईपीएस पर क्यों नहीं लागू हो? आप जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं, परिणाम दे, आपका कार्य तो डिफाइन हो। अकाउंटेबिलिटी कहां है? आज तक किसी कलेक्टर से यह कहा गया कि तुमको वहां पोस्ट कर रहे हैं, तुमको 6 महीने में उस जिले में इतने काम कर देने हैं, कहा गया? नहीं। किसी विभाग में किसी को तैनात करते हो, कभी ये मैंडेट उसके हाथ में कागज दिया जाता है क्या कि इस विभाग में इतने सुधार तुमको 3 महीने में लागू करने हैं? नहीं। फिर तो वो वही करेगा, कबड्डी खेलेगा। जब केआरए ही नहीं, पब्लिक स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा उसका केआरए है, मैकडोनाल्ड में जो बच्चे हैं होम डिलीवरी देने जा रहे हैं उनका केआरए है, एलआईसी के एजेंट का केआरए है, आईएएस आईपीएस का केआरए नहीं। आज आपको किसी जिले में कप्तान बना के भेजा, वहां 500 अनसॉल्व केस हैं, आप एक भी नहीं खोल पाए अपने कार्यकाल में, फिर भी ठेंगा आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोले फिर आपने क्या किया? बोले कॉफी पी, पेस्ट्री खाई, आनंद किया। ऐसी नौकरी के है क्या दुनिया में? किसी मुल्क में है क्या? तो भारत में भी नहीं होना चाहिए ना जी। वक्त आ गया है, बदलाव करिए, अधिकारियों को केआरए पकड़ाइए। पहली पोस्टिंग के आप खाद्य सचिव हैं, अच्छा जी, ये जितना घपला घोटाला राशन में हो रहा है, डुप्लीकेसी, इसको आपको 6 महीने में दूर करना है। ये केआरए दीजिए, करे तो ठीक, नहीं तो डिमोट कर दीजिए, उसको अंडर सेक्रेटरी बनाइए फिर, और अंडर सेक्रेटरी में केआरए दीजिए, वो भी ना कर पाए तो डायरेक्टर बना दीजिए, और वो भी ना कर पाए तो चौथी बार में उसको अनिवार्य सेवा समाप्ति दीजिए, घर भेज दीजिए, एक ऑटो करा दीजिए कि जाओ बाबू। जरूरी है 60 साल तक मुंह धले। मैं मोदी जी को बधाई दूंगा, उन्होंने कल एक आदेश जारी किया कि केंद्र सरकार के जितने अधिकारी हैं इनकी जरा स्क्रीनिंग करो। ये गुल्ली डंडा खेल रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं? जो काम कर सकते हैं वो रहे, बाकी को अनिवार्य सेवा समाप्ति दो। इट्स अ गुड स्टेप। ये राज्यों में क्यों नहीं होना चाहिए? अपने अपने अभयारण्य में लोग पड़े हैं, नौजवान अधिकारियों में घुटन हो रही है। और एक बात मैं कहूंगा जी, परिणाम न देने वाला सीनियर, आराम करने वाला सीनियर कभी नहीं चाहता परिणाम देने वाला सक्रिय और तेज तर्रार जूनियर उसके पास रहे। वो उसकी आंख में हमेशा खटकता है। आराम तलब सेक्रेटरी के पास कोई जूनियर आईएएस जाके रोज नया आइडिया दे तो वो 3 दिन में उसका तबादला करा देगा कि भाई बड़ा दिमाग खाता है, रोज नया फार्मूला लेके आ जाता है कि हॉलैंड में सर ये हो रहा है और पोलैंड में ये हो रहा है, हम लोग ये लागू कर सकते हैं जी। वो कहेगी इसको भेजो बंजर भूमि विकास में, ये मेरे साथ नहीं रह सकता। हम तो पीडब्ल्यूडी वैसे ही चलाएंगे जैसे पंत साहब के जमाने से चल रही है। सड़क भी बने, गड्ढा भी होता रहे साथ साथ, और ये ऐसा फार्मूला बता रहा है कि बिना गड्ढे की सड़क बन जाए। बोले ये वायरस है, इसको हटाओ। बात सच्ची है, जानते सब है, कहेगा कोई नहीं। वो केवल हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहें। इसलिए मैं कहूंगा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केआरए से जोड़िए। सिर्फ आप 60 साल नौकरी करते रहे और आपका कोई उल्लेखनीय योगदान मापा नहीं जा सके, ऐसा योगदान नहीं भाषण वाला, मापा जा सके। चैनल में मेरा केआरए है, जियो के चेयरमैन सीईओ का केआरए है, एयरटेल के सीईओ का केआरए है,
दुनिया की हर बड़ी कंपनी के, एप्पल के सीईओ का वो है, तो बलिया के सीडीओ का केआरए नहीं होना चाहिए? क्यों? सीएमओ का केआरए नहीं होना चाहिए? कप्तान का नहीं होना चाहिए? कलेक्टर का नहीं होना चाहिए? सेक्रेटरीज का नहीं होना चाहिए? ये कर दीजिए, आधी गंदगी साफ हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये सच है कि आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल है। इस सिस्टम में रहने वाले ही अपने सिस्टम से नहीं लड़ सकते। और ऐसे ही एक नौजवान अधिकारी को घुटन हुई, कैसे और भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन्हें घुटन महसूस होगी। लेकिन इस सिस्टम की परिभाषा क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसको समझने के लिए आज इस मंच पर तमाम मेहमान जुटे थे। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।